हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि आपके पूरे केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक 55 बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 55 बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो अगर आप इन 55 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही और भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको 55 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा। सभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि ये 55 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो टाइम निकालकर इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न केमिस्ट्री के एक ही वीडियो में आपको पता चल जाए। ठीक है, तो यहां पर हम एक एक चैप्टर का पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से 13 तक। देखिए, चैप्टर 1 कौन कौन से चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं बता देता हूं। फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, सेकंड है विलयन, थर्ड है वैद्युत रसायन, फोर्थ है रासायनिक बलगतकी, फिफ्थ है पृष्ठ रसायन, 6 है पी ब्लॉक के तत्व और 7 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 8वां चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, 9 नंबर है हाइलो एल्केन तथा हाइलोएरीन, 10 है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, 11 चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, 12th है एमीन और लास्ट चैप्टर हमारा है जैव अणु। ठीक है, इन 13 चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है ठोस अवस्था। ठीक है, चैप्टर 1 जो है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी कितनी। जो एफसीसी होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। यहां पर टिक आपका ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन आपको ध्यान से एक एक देखना है, एक एक क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन आपको इसमें से पता है। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा है Fe3O4 का क्रिस्टल है। Fe3O4 का क्रिस्टल फर्स्ट है प्रतिचुंबकीय, सेकंड है लौह चुंबकीय, थर्ड है अणुचुंबकीय, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, Fe3O4 का जो क्रिस्टल होता है वो ना प्रतिचुंबकीय होता है, ना लौह चुंबकीय, ना अणुचुंबकीय, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, थर्ड हमारा है फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों ही प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। यानी कि इसमें से कौन सा यौगिक है जो फ्रैंकल और साटकी दोनों दोष प्रदर्शित करता है, तो वो है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, तो ग्रेफाइट जो है ये सहसंयोजी ठोस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, आपको बहुत कम समय में मैं आपको 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही कम समय में, आपका समय भी ज्यादा बर्बाद नहीं होगा, तो ध्यान से देखिएगा। 5वां है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है किस प्रकार की व्यवस्था, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास कोट होती है। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, अगर यहां अक्रिस्टलीय ठोस की बात होती तो यहां पर लघु परास कोट होता। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 ये किस प्रकार का ठोस है, तो पोटेशियम सल्फेट जो है वो आयनिक ठोस है। ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आयनिक ठोस है। अब ये तो थे हमारे 6 फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। अब दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन हम देखेंगे विलयन चैप्टर का। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा, तो 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज 0.0019 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, उसकी मोलरता जो होती है वो 55.56 होता है, यानी कि 55.56। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता यही आपकी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। यानी कि इनमें से कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा हम मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना कर सकते हैं, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यम इंटू TB इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, जहां यम है अणुभार, W है आपका विलायक का भार,
और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, इनमें से कौन सा विलयन है जिसका हिमांक न्यूनतम होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो होता है ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम जो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो अपने थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन से देखेंगे, यानी कि तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इनमें से कौन सा मेटल है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो वो है Al यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन की मोलरता पर भी निर्भर करता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, इनमें से कौन से पदार्थ अच्छे चालकत्व वाले हैं विलयन? ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं ये अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। प्रबल, प्रबल का मतलब ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता की इकाई है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तो वो है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। देखिए हमने विशिष्ट चालकता का मात्रक यहां पर देखा, अब विशिष्ट चालकता को हम लोग कप्पा फिर नोट करते हैं, ये है कप्पा, कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि अगर कोई विलयन है उसकी तनुता को हम बढ़ाते हैं, उसको और तनु करते हैं, ठीक है, डाइल्यूट, तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटती है। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, तो फोर्थ सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो चौथे चैप्टर से है, रासायनिक बलगत की। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 16 नंबर कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध है, यानी कि सही संबंध कौन सा है? आपके पास 4 फॉर्मूला दिया गया है, सही वाला फॉर्मूला कौन सा है? तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका सही होगा। K इक्वल टू 0.6932/T हाफ, यहाँ K है वेग स्थिरांक, T हाफ है अर्धायुकाल। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में यही संबंध होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है, जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, K इक्वल टू 2.303/T log 10 A/A-x, जहाँ K है वेग स्थिरांक, T है समय, A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, A-x है T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका सही होगा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? शून्य कोट की जब अभिक्रिया होती है इसके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो वो है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए देखा जाए तो केवल सेकेंड इनवर्स। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? तो वो होगा सेकेंड इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। अब जो 21 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 5वें चैप्टर से है, पृष्ठ रसायन से। क्वेश्चन क्या है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी कि जब आप संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है? तो वो है V2O5। ठीक है, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में, सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में V2O5 का यूज होता है। H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। जो कोहरा है ये किस प्रकार का कोलाइडी अवस्था है? ठीक है, तो फर्स्ट है गैस में द्रव प्रक्षिप्त, यानी कि कोहरा जब आप देखेंगे तो एक गैस की तरह दिखेगा। ठीक है, लेकिन उसमें छोटे छोटे द्रव के कण भी उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप जब गाड़ी चलाते हैं कोहरे में तो आपके बाल भीग जाते हैं, क्यों? क्योंकि गैस में द्रव प्रक्षिप्त रहता है। प्रक्षिप्त का मतलब छिपा रहता है। ठीक है, गैस है परिक्षेपण माध्यम, द्रव है प्रक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, यानी कि गैस में द्रव छिपा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब वायु परिक्षेपण माध्यम हो तो बना हुआ साल क्या कहलाएगा? यानी कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम हो तो बना हुआ सॉल क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा एरोसॉल। देखिए वायु का इंग्लिश क्या होता है? एयर, तो ये होगा एरोसॉल। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि औषधियां किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं? यानी कि जो मेडिसिन होती हैं इनको किस अवस्था में हम लें ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो? तो कोलाइड अवस्था, औषधियां कोलाइड अवस्था में ज्यादा प्रभावी होती हैं। ठीक है, ठोस विलयन के मुकाबले कोलाइडी अवस्था में ज्यादा प्रभावी होंगी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है? देखिए कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि को हम कहते हैं अपोहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पर्पल ऑफ कासियस है, इसमें से पर्पल ऑफ कासियस किसे कहते हैं? तो वो हम एयू सॉल को पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो सबसे ज्यादा अस्थायी है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 NH3। जो अमोनिया है ये इन चारों में से सबसे ज्यादा अस्थायी होती है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है, इसमें से कौन सा हाइड्रोजन है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक? तो वो है F2, जो फ्लोरीन है ये प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है इन चारों में से? तो वो है आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है इन चारों में से। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है, जो हमारा He है हीलियम, इसका मुख्य स्रोत क्या है? स्रोत का मतलब जिससे हम हीलियम को प्राप्त करें, किसी चीज का स्रोत। ठीक है, सोर्स। तो हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनोजाइट रेत। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट रेत है। 7, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 7 नंबर चैप्टर से है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 31 क्वेश्चन है कि निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है? तो वो है Na2+। ठीक है, निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से रंगहीन आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है, जिसका रंग नहीं है, कलर नहीं है? वो है Cu+। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? तो वो है Ce। ठीक है, समझ में आया? तो Ce इन चारों में से लैंथेनाइड तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 34 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे 8 नंबर चैप्टर से है, उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है, जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। देखिए CuCN के पावर 4 के ब्रैकेट में 3-। ठीक है, ये आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो वो होगी +1, यानी कि इसमें जो है Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, इसको निकालना मैं आपको बताऊंगा, तो समझ में आया। अब हमारा जो 9th चैप्टर है, यहाँ से हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, सेकेंड केमिस्ट्री, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन चैप्टर। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है? ठीक है, तो हाइलोफॉर्म जो होते हैं वो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं, क्योंकि हाइलोफॉर्म का फॉर्मूला देखा जाए, हाइलो का मतलब हाइलो के स्थान पर हम क्लोरो, क्योंकि आपको पता है हाइलोजन को हाइलोजन, ठीक है, हाइलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटीन। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये सब हाइलोजन्स होते हैं। ठीक है, तो हाइलोजन किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है? तो इसे आपको क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, यानी कि हाइलोफॉर्म, हाइलो के स्थान पर मैंने क्लोरो कर दिया तो क्लोरोफॉर्म हो गया। ठीक है, ये हाइलोफॉर्म है। तो देखिए ये एक कार्बन है। ठीक है, तो ये मेथेन होगा, एक कार्बन से मेथ होता है तो मेथेन होगा, यानी कि हाइलोफॉर्म जो है वो मेथेन के ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो प्रशीतक के रूप में यूज होता है? तो वो है CF2Cl2। ठीक है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है CF2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस बनाती है जिसका नाम है फास्जीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CHCl3।
ठीक है। तो ये जो है वायु के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाती है, और अगर आपको इसीलिए क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु से बचाकर रखा जाता है, ठीक है, ताकि ये वायु और प्रकाश के संपर्क में न जा सके और फास्जीन गैस ना बने, क्योंकि फास्जीन विषैली गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। मैंने आपको बताया अभी कि CHCl3 का ऑक्सीकरण जब होता है तो फास्जीन बनता है, जो कि विषैली गैस है, ठीक है, वही क्वेश्चन है लगभग। तो CHCl3 ऑक्सीकरण पर फास्जीन देता है, ठीक है, यानी कि जब CHCl3 का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फास्जीन गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 39 वो हमारे 10 नंबर चैप्टर से है, अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। यानी कि जब आप ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे तो आपको एक एंजाइम का यूज करना होगा, वो है जाइमेज, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम जो है वो जाइमेज है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। जो परिशोधित स्पिरिट होती है उसमें अल्कोहल कितना होता है, तो अल्कोहल की मात्रा उसमें 95.5% होती है, 95.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। देखिए ल्यूकास जो अभिकर्मक है इसके प्रयोग से हम अल्कोहल की पहचान करते हैं, ठीक है। तो ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से अल्कोहल को पहचाना जाता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ल्यूकास अभिकर्मक है। अभी मैंने आपको बताया कि ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से अल्कोहल को पहचानते हैं। अब ल्यूकास अभिकर्मक है क्या, तो सांद्र, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। यानी कि सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के विलयन को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 43 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे 11 नंबर चैप्टर से है, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है, तो सिंपल है, फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, दोनों का नाम लगभग सेम है, तो ये दोनों, ये जो है फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसकी अभिक्रिया अगर हम डाईएजोमेथेन से कराएं तो क्या बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मेथिल एसीटेट। यानी कि एथिल एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर मेथिल एसीटेट बनता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता। इसमें से कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है जो फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, तो वो है एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH। ये जो विलयन है, ये जो अम्ल है, ये फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, ठीक है। अब जो 12 नंबर हमारा 46 क्वेश्चन है ये हमारे 12 नंबर चैप्टर से है, एमीन से, ठीक है। देखिए नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर NO2 लगा दीजिए, या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं C6H5NO2, ठीक है, दोनों सेम है, ये संरचना सूत्र है। तो नाइट्रोबेंजीन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मिर्वेन का तेल, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल भी कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीन, जो अमीन होते हैं, तो अमीनो का जलीय विलयन क्या होता है, वो होता है उभयधर्मी, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। यानी कि जब आप कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़ाया है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है, तो वो है आइसोसाइनाइड, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है। 13, अब जो हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है ये हमारे 13 चैप्टर, लास्ट चैप्टर से है, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जैव अणु, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। क्वेश्चन क्या है कि इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप इन्यूलिन का जल अपघटन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, वो मिलता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो इन्यूलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लास्ट चैप्टर में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो वो है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज जो है सबसे मीठी शर्करा है इन चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैल्सीफेरॉल कहलाता है किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, बताइए, तो वो है विटामिन डी का नाम। समझ में आया, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ठीक है। ऐसे ही विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो विटामिन डी का नाम आपका है कैल्सीफेरॉल। 52 नंबर क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, मैंने अभी बताया एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये एक विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ऐसे ही घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो 53 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है किस विटामिन का। मैंने भी बताया विटामिन सी का, ठीक है। यहां पर पूछ लिया गया कि किस विटामिन का है, तो विटामिन सी का। 54 नंबर है क्वेश्चन कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। बताइए इन चारों में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता, तो वो है यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए में होता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये जो है बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता। तो यहाँ पर मैंने आपको 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 55 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें।